बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गलती मान ली है और ये करार दिया है कि फेयर और शफाफ ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जज को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल आखिर उस खबर जिसका इंतज़ार था, उस फैसले जिसका इंतज़ार था, सारी नज़र सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी हुई थी, वो फ़ैसला आ गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब साइफ़र मुकदमे में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और कैसे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उड़ा कर रख दिया और कलम उठा लिया है उन्होंने। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब क्या शानदार जज हैं, पहले भी वो ऐसे दबंग फ़ैसले दे चुके हैं, अब दोबारा से उन्होंने भी कलम उठा लिया है। साइफ़र मुकदमे से रिलेटेड भी कुछ अपडेट आपके साथ मैंने शेयर करनी है। 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान साहब की ज़मानत पर भी अहम डेवलपमेंट हुई है। इससे भी रिलेटेड कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बल्कि एक मिसाल, एक एग्ज़ाम्पल बनी हुई है, इस एग्ज़ाम्पल से मैं आज की व्लॉग का आगाज़ करूँगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे मौजूदा सिनेरियो के ऊपर ये एग्ज़ाम्पल, ये मिसाल बड़ी फ़िट बैठती है। मिसाल ये बनी हुई है जी कि जब मदारी जो करतब दिखाता होता है, अक्सर आप गली मोहल्लों में भी देखते होंगे, मदारी जो है वो आते हैं और करतब वगैरह दिखा रहे होते हैं और लोग अक्सर उनके करतब के ऊपर हैरानगी का इजहार करते हैं कि ये आया, इसने कैसे किया। लेकिन जब उस मदारी की हाथ की सफाई जो तमाशाई होते हैं उन पर खुल जाती है, उनको पता चल जाता है कि ये करतब इसने किस तरह से दिखाया है, तो तब उसका करतब नहीं रहता बल्कि वो ख़ुद तमाशाई बन जाता है। बहरहाल पहली ख़बर की जानिब बढ़ता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज भुट्टो केस का जो फ़ैसला है, भुट्टो रेफरेंस का जो फ़ैसला है, जो राय है वो दे दी गई है। और ये राय दी है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी सरबराही में 9 रुकनी ये बेंच था कि भुट्टो की जो फांसी थी या जो उनके अगेंस्ट फ़ैसला आया था उसमें शफाफ फेयर ट्रायल जो था वो नहीं किया गया था और एक किस्म का एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो उनकी सज़ा थी वो गलत थी, उनको सज़ा नहीं दी जा सकती थी। और वो जज साहब जिन्होंने उन्हें सज़ा सुनाई थी उन्होंने गलत काम किया और गलती भी अपनी मानी। मतलब है कि वो जो फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं हुए और इसमें उस जज को भी मुजरिम डिक्लेयर ऐसे कर दिया गया कि उन्होंने ज़ाहिर सी बात है फिर गलत फ़ैसला दिया था और उस गलत फ़ैसले के नतीजे में ही फिर भुट्टो साहब को जो फांसी है वो हुई। बहरहाल एक तो ये चीज़, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें दूसरा ये भी कहता है जी कि ठीक है, हम अपनी गलती भी मान लेते हैं, अदलिया की जो गलती है उसे भी एक्सेप्ट करते हैं, इंसाफ नहीं दिया गया भुट्टो साहब को, लेकिन चूँकि फ़ैसला हो चुका है तो अब आइन और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश इस तरह की है नहीं कि उस फ़ैसले को वापस लिया जा सके। यानी कि फ़ैसला भी बरकरार भी रखा गया और उस फ़ैसले को गलत भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो बहरहाल ये लुबे लुबाब था भुट्टो जो रेफरेंस था, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो राय है वो दे दी है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि ये तो मान लिया गया कि 40-45 साल पहले जो फ़ैसला हुआ वो गलत था, फेयर ट्रायल वो नहीं था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है अगर उसको मान लिया गया और उसको वापस सही नहीं किया जा सकता, तो अभी जो मौजूदा सिनेरियो में हो रही हैं चीज़ें या आगे मुस्तकबिल के लिए कुछ एग्जांपल सेट करनी है, तो अभी क्या किया जा रहा है। एक जो फोत हो चुके हुए हैं भुट्टो साहब, उनके हवाले से तो ये राय दे दी गई, लेकिन इमरान खान साहब तो अभी ज़िंदा हैं और वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। जो कुछ अदालतों में हो रहा है, जो कुछ लोअर कोर्ट्स में जिस अंदाज़ में उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, फेयर ट्रायल के क्या तकाज़े यहाँ पर पूरे हुए, तो अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस गलती को जो कि माजी में की गई उसको आज अदलिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये गलती हुई, तो उसका ये होना चाहिए ना कि ये गलती अब दोबारा ना हो। तो अब जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब को जो फेयर ट्रायल जिस तरह से सज़ाएँ हुई वो सबके सामने हैं, तो उसके ऊपर अब क्या किया जाएगा। बहरहाल इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें हैं, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। बहरहाल पहले इसके ऊपर एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब को भी ख़ुद को इंसाफ दिलाने के लिए मज़ीद 40-45 साल वेट करना पड़ेगा और 40-45 साल बाद जो लोग यहाँ पर आकर कवर करेंगे, जिस तरह से आज से 40-45 साल पहले भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी, तो हम तो उस टाइम नहीं थे, हमने तो नहीं देखी चीज़ें, लेकिन हिस्ट्री हमने पढ़ी और चीज़ों का हमें तब जाकर इल्म हुआ
तो हमारे बाद भी शायद अगर आज भी ना दिया गया तो फिर इसी तरीके से क्या ये सिलसिला चलता रहेगा, 40-45 साल तक जो वेट है वो करना पड़ेगा। बहरहाल एटलीस्ट गलती मान ली गई है, ये एक बड़ा इसको फ़ैसला कह सकते हैं या चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के क्रेडिट पर इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो रेफरेंस था 2011 में आया था, उसके बाद कई चीफ़ जस्टिस आए, इस केस के ऊपर राय नहीं दी जा सकी। तो इतना ज़रूर चलें क्रेडिट बनता है कि एटलीस्ट उन्होंने इसके ऊपर राय दी और गलती एटलीस्ट तस्लीम कर ली गई। तो बहरहाल जी, एक तो ये फ़ैसला राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। दूसरा एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जो साइफ़र केस इमरान खान साहब को जिसमें सज़ाएँ हुई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जो अपीलें हैं उस पर समाअत हुई। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और इस केस की समाअत में एक मेरी ऑब्जर्वेशन में आपको बताता चलूँ, हेयरिंग के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने बीच बीच में कुछ सवाल पूछे, लेकिन खामोशी के साथ जो सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए, इसमें बड़ी खामोशी के साथ वो दलाइल सुनते रहे और पेन उनके हाथ में था और साथ साथ वो पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते रहे, क्योंकि इस केस में भी जैसे शफाफ ट्रायल की जिस तरह धज्जियाँ बखेरी गई हैं वो भी सबके सामने है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जिस तरह से पॉइंट नोट कर रहे थे, तो मुझे तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि बड़ा कोई इससे ऐसा धमाकेदार फ़ैसला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के कलम से एक और ऐसा फ़ैसला आएगा। ख़त्म तो होनी है इमरान खान साहब की सज़ाएँ, इन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो फ़ैसला लिखा जाएगा वो तारीख़ रकम करेगा, जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इसमें लिखेंगे। ये छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन थी। बहरहाल इस केस में आज हुआ ये जी हुई तो ये कल थी समाअत, लेकिन कल दीगर चीज़ों में मैंने व्लॉग्स किए थे, तो इसलिए आज दोबारा से मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। बहरहाल इस केस में हुआ ये जी कि जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने कहा जी कि हमें टाइम दिया जाए कि 1 हफ़्ते का टाइम दे, मैं अभी तैनात हुआ हूँ, तैयारी श्यारी करूँगा, पेपर बुक्स का बहाना डाला ये वो। लेकिन जज साहब ने ये कहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, कि इस केस को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इस केस को आगे बढ़ाएंगे, इस केस में कोई डिले नहीं होगा, और इस्तदा मुस्तरद कर दी FIA प्रोसिक्यूटर की। और ठीक है, उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी, तो अगली समाअत के ऊपर आप तैयारी करके आ जाएँ, आपको सुन लेंगे। लेकिन आज उन्होंने सुनते हैं जी इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब को। तो सलमान सफदर साहब ने क्या दलाइल दिए? एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़मानत के केस में उन्होंने जो दलाइल दिए थे, तो पूरे केस को उन्होंने उड़ाकर रख दिया था। 2-3 मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ जी। इस साइफ़र का मामला वजारत ख़ारजा का था, लेकिन शिकायत कुनिंदा इसमें वजारत दाखिला कैसे बन गया, पहला वीक पॉइंट जी। दूसरा, आज़म खान की स्टेटमेंट थी, पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और थी, और आज़म खान जो लापता होने से पहले कुछ और था, लापता होने के बाद कुछ और हो गया, तो ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया। फिर कहा जी आज़म खान पहले मुलजिम थे, बाद में फिर वो गवाह बन गए। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उनकी जानिब से उठाए गए, और इसमें बेशुमार जो गलतियाँ थी उन्होंने वो गिनवाई कि कैसे इवन के गवाहों के ऊपर जिरा तक नहीं करने दी गई, और जो जिरा थी 21 गवाहों के ऊपर, वो दूसरे जो हुकूमती वकील जिसको कहा जाता है, वो कौंसल मुकर्रर कर दिया गया इमरान खान के लिए, और उन्होंने जिरा की, और 48 घंटों में उन्होंने बताया कि 21 गवाहों के ऊपर उन्होंने जिरा कर दिया। हालांकि एक गवाह के ऊपर 2-2, 3 दिन लगते थे। तो बहरहाल ये वो तमाम तर तकाज़े थे जो कि फेयर ट्रायल को पूरा नहीं करते। फिर इमरान खान साहब के केस के फैक्ट्स के हवाले से भी उन्होंने सारी चीज़ें अदालत के सामने खोल कर रख दी। उनके दलाइल जारी हैं, नेक्स्ट समाअत में भी वो दलाइल देंगे। मंडे को दोबारा 11 मार्च को इस केस की जो समाअत है वो होना है। बहरहाल इस केस में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा जी कि अभी तक पुलिस का माइंड सेट तब्दील नहीं हुआ। ये उन्होंने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, इसी तरह आर्गूमेंट चल रहे थे तो उन्होंने जो रिमार्क्स है वो दिए। तो ये ओवरऑल जो प्रोसीडिंग थी वो हुई, लेकिन और इमरान खान साहब इसमें बेगुनाह है, ये सारा उन्होंने चीज़ें करार सामने रखते हुए अदालत से कहा। तो बहरहाल जिस तरह से ये केस चला, प्रोसिक्यूटर के पास कुछ कहने को नहीं था, और जिस तरह से अडयाला जेल में ये केस चलता रहा और प्रोसिक्यूटर बड़ी एक्टिव थी, प्रोसिक्यूटर इस केस में उस तरह से एक्टिव नहीं है। इस केस में वैसे भी उनके पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं। तो एक बात तो कन्फर्म है, हाई कोर्ट से ये फ़ैसला उड़ने जा रहा है, फ़ैसला कालादम होगा, इमरान खान की सज़ाएँ सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब इसमें क्लियर होंगे ही होंगे। लेकिन 1-2 समातें लगेंगी, और ईद तक शायद जो है वो ये केसेस चलें।
दूसरा जो केस है तोशा खाना वाला, उसमें भी बताता चलूँ कि अदालत ने ये कहा है जी कि पहले एक केस सुन लें फिर दूसरे को सुनेंगे एक एक करके। तो पहले साइफ़र मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद तोशा खाना भी सुना जाएगा जो अपीलें हाई कोर्ट में आई हुई हैं। लेकिन वो भी इसी तरह से ही केस है तोशा खाना का, उसमें भी इमरान खान साहब ने बरी ही होना है। बहरहाल इसमें एक और अपडेट आपको ये देता चलूँ कि आज तोशा खाना, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ भी केस था एहतसाब अदालत में, ये आज ही था लेकिन वो बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गया। और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये जो तोशा खाना वाला केस है ना, ये इमरान खान के केस से भी पहले का केस है, लेकिन अभी तक इसका जो फ़ैसला है वो नहीं हुआ और बगैर कार्रवाई आज भी मुलतवी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो केस है उसमें सज़ाएँ भी सुना दी गई और फेयर ट्रायल भी उसमें नहीं हुआ। तो बहरहाल जी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, मानती है जी कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ और जो है वो गलत थी सज़ाएँ, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो कुछ हो रहा है, चले माजी में जो कुछ हो गया उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस नहीं थे, अभी उन्होंने गलती मान ली, लेकिन जो अभी कुछ हो रहा है फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, ये तो सबके सामने है ना। तो अगर माजी में गलती होगी तो उसको अभी तो ना होने दिया जाए, अभी तो एटलीस्ट उन चीज़ों को रोका जाए। तो बहरहाल ये जी आज की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। फिर इसी तरह से 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें जो ज़मानत की दरख्वास्त है हाई कोर्ट में, उस पर भी समाअत हुई है। इसकी अपडेट आपको देता चलूँ कि इनिशियल एक्सेप्ट कर ली गई है खान साहब की दरख्वास्त और इसमें नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे जवाब मांग लिया गया है। दरख्वास्तें यानी कि काबिल समाअत करार दे दी गई हैं। तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आज हुई है। फिर इसी तरीके से मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट में भी इस पर बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है और इसमें अगर दरख्वास्त काबिल समाअत हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस होंगे कि आए और वो जवाब दें कि क्यों उन्होंने PTI को या सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें अलाट नहीं की, या वो ऐसा कर सकता था या दूसरी जमातों को वो ये नशिस्तें अलाट कर सकता था। तो ये मज़ीद 2 अपडेट्स हुई हैं आज अदालतों से, पेशावर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से मखसूस नशिस्तें और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर। और इसमें भी अब देखें पेशावर हाई कोर्ट जो है वहाँ से क्या मखसूस नशिस्तों के ऊपर बड़ा रिलीफ सामने आता है, क्योंकि 9 मार्च को सदर के सदारती इंतखाबात हैं और आज ग़ालिबन 6 तारीख हो गई है। और अगर 1-2 दिनों के अंदर कोई स्टे या कोई फ़ैसला आता है तो फिर ये होगा कि सदर के जो नंबर हैं वो ज़ाहिर सी बात है मखसूस नशिस्तें जमातों की बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग की, तो सदर का वो नंबर भी बढ़ गया, उनके पास ज़्यादा वो आ गई क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद या PTI की नशिस्तें भी उनको दे दी गई हैं, तो उसमें भी वो इफ़ेक्ट डालेगा। अगर पेशावर हाई कोर्ट से नहीं कोई डिसीजन आता तो फिर वो हो जाएगा, क्या नाम है, वोट काउंट हो जाएंगे, और अगर कोई आ जाता है फ़ैसला फिर वो मखसूस नशिस्तें वापस होंगी और नंबर गेम भी तब्दील होगी। फिर इसी तरीके से ये मखसूस नशिस्तें सिर्फ सदारती इलेक्शन में इम्पैक्ट नहीं डालेंगे बल्कि आगे जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसमें भी कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली और के जो अरकान होते हैं वही वोट करते हैं। तो जिस जमात की जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उनके वोट उतने ही ज़्यादा होंगे और उतने ही ज़्यादा उनके सेनेटर्स मुंतखब होंगे। तो मखसूस नशिस्तें एक तरफ तो दूसरी जमातों को अलाट करके उनका नंबर बढ़ाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देकर उनका नंबर मज़ीद कम हुआ। तो इससे क्या हुआ जी कि PTI के नंबर कम तो अपने वो सेनेटर्स कम मुंतखब कर पाएंगे और जिनका नंबर ज़्यादा वो अपने ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब कर पाएंगे। तो एक दूसरे के साथ ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लिंक्ड हैं। इवन के जो मुबैना तौर पर धांधली और फॉर्म 45 भी देखें, इलेक्शन कमीशन जो है दाल में ज़रूर कुछ काला है। ये ऐसे भी साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन पहले फॉर्म 45 अपलोड करता है फिर उनको डिलीट भी कर देता है वापस। तो अगर उसने पहले तो वो देर से अपलोड करता है, 14 दिन का टाइम था, वो गुजरने के बाद वो अपलोड करता है। तो पहला सवाल तो ये है कि आखिर टाइम गुजरने के बाद क्यों अपलोड किया गया, और फिर सवाल ये है जी कि अपलोड करने के बाद दोबारा उसको क्यों डिलीट कर दिया गया या छुपा दिया गया या हाइड कर दिया गया। तो इसका मतलब यही है कि चीज़ें शायद मैनेज नहीं हो रही, इसी वजह से वो बार बार ये कर रहा है। लेकिन दीदा दलेरी ये है कि फॉर्म 45 जो सामने आए उनमें बहुत जो कुछ मैंने देखे फॉर्म 45 जिसका कटिंग और वो वाइटनर का इस्तेमाल होकर और नंबर इधर उधर किए गए, तो साफ़ पता चलता है कि इसके अंदर गड़बड़ की गई है। तो बहरहाल
सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जो मुबैना धांधली के ज़रिए PTI की सीटें 2/3 अक्सरियत से कम की गई, उसका फिर आगे सदारती इलेक्शन और सेनेट में भी इफ़ेक्ट पड़ना था। और अगर PTI की 2/3 अक्सरियत होती तो 2/3 अक्सरियत ना सिर्फ असम्बली में होती बल्कि सेनेट के जो इंतखाबात थे इनमें भी PTI 2/3 अक्सरियत ले जानी थी। तो बहरहाल ये इस वक्त का सारा जो सिनेरियो है वो चल रहा है। और वही जो एग्जांपल मैंने व्लॉग के आगाज़ में दी है मदारी वाली, तो वो एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी कि मौजूदा सिचुएशन के ऊपर भी फिट बैठ रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।